सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टीवी हिंदी चैनल पर। आज हम देखेंगे हिंदी भाषा। सबसे पहले देखेंगे इसमें भाषा क्या होती है। भाषा अगर हम देखेंगे, भाषा की उत्पत्ति अगर हम देखते हैं, उत्पत्ति हुई इसकी भाष धातु से। भाष धातु से अगर बेसिकली देखा जाए, धातु जिस चीज को हम मूल भाषा में, किसको मूल भाषा जहां भी शब्द अगर मैं मूल भाषा बोलूं, उसका तात्पर्य हमें कहां से निकालना है? संस्कृत से। जिस चीज को हम संस्कृत में धातु बोलते हैं, उस चीज को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? उसी चीज को हम हिंदी में क्रिया बोलते हैं। हिंदी में हम क्या बोलते हैं? क्रिया। तो अगर देखा जाए कि भाषा की उत्पत्ति किस क्रिया से हुई है? भाष क्रिया से हुई है, या हम बोल सकते हैं भाष धातु से हुई है। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रकट करना। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रकट करना क्या? भाषा एक माध्यम है। भाषा क्या है? एक माध्यम बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं हम? साधन। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जब संपर्क करता है या वार्तालाप करता है, तो किसी न किसी साधन की आवश्यकता होती है। वह क्या कहलाता है? वह भाषा कहलाता है। जैसे प्रकट करने के लिए हम क्या करते हैं? विचार। अब जितने भी ये शब्द हैं, विचार, माध्यम या साधन या प्रकट करना, ये सब कुछ क्या है? अब हम इन शब्दों से क्या, हम केवल एक भाषा की परिभाषा को ड्रॉ करने का काम करते हैं। जैसे क्या होता है, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से अपने विचारों को या अपने विचारों का जिस साधन से या जिस माध्यम से प्रकट करता है, उसको क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। दूसरे शब्दों में एक और बात देखा जाए, अगर नहीं समझ में आया तो, कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से अपने विचारों को जिस माध्यम से प्रेषित करता है या जिस साधन से प्रेषित करता है, वह क्या कहलाता है? वह भाषा कहलाती है। तो हम इसकी एक परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा क्या बोल सकते हैं? अपने विचारों को जिस माध्यम से प्रकट किया जाता है, वह माध्यम भाषा कहलाती है। व्यक्ति अपने विचारों को जिस माध्यम से प्रकट करता है, वह माध्यम क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। अब प्रश्न उठता है कि विचार क्या होते हैं? अगर विचार को हम परिभाषित कर रहे हैं, तो विचार क्या होता है? विचार, जब तक हमारे अंदर विचार क्या, हमारे हृदय में जब तक कोई भी सोच या थिंकिंग कुछ भी होता है, जब तक हम उसको ध्वनि प्रदान नहीं कर देते हैं, तब तक वह स्थिति क्या कहलाती है? विचार कहलाती है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं? अध्वन्यात्मक इकाई। अर्थात वह विचार, वह शब्द या वह सोच जिसको हम ध्वनि प्रदान नहीं करें, तो वो क्या कहलाएगा? विचार। और जैसे ही हमने किसी विचार को हमने ध्वनि प्रदान कर दी, तो फिर वह विचार क्या कहलाता है? फिर वह भाषा में परिवर्तित हो जाता है। अब भाषा के प्रकार कई हो सकते हैं। जैसे भाषा के प्रकार ही देखते हैं हम, हेडिंग बना लें, भाषा के प्रकार। भाषा के तीन प्रकार हैं। भाषा के तीन प्रकार हैं। भाषा के तीन प्रकार हैं। नंबर 1 देख सकते हैं हम, एक होती है हमारी मौखिक भाषा। नंबर 2 देख सकते हैं हम, लिखित भाषा। और एक अन्य तीसरा है हमारा सांकेतिक भाषा।
सांकेतिक भाषा। अब कुछ नया नहीं है। जब विचारों को प्रकट करने के लिए मौखिक साधनों का प्रयोग किया जाए, बोलकर और अगला व्यक्ति सुनकर प्रकट करता है, तो वह भाषा क्या कहलाती है? हमारी मौखिक भाषा कहलाती है। जब विचारों को हम लिखकर प्रकट करते हैं तो वह भाषा हमारी क्या कहलाएगी? लिखित भाषा। और जब विचारों को न तो मौखिक प्रेषित किया जाए न लिखित प्रेषित किया जाए, जब हम संकेतों से आदान प्रदान करते हैं तो फिर वह भाषा क्या कहलाती है? हमारी सांकेतिक भाषा कहलाती है। तो सबसे पहले देखते हैं मौखिक भाषा। एक बारी यहीं पे हम समझ लेते हैं मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में हम क्या देखते हैं? बोलकर और सुनकर। जैसे रेडियो समाचार। अब रेडियो समाचार क्या है? एक व्यक्ति कोई बोल रहा है और हम उसको सुन रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? मौखिक भाषा कहलाएगी। और एक जैसे हम देखते हैं साक्षात्कार। जब हम साक्षात्कार इंटरव्यू करते हैं तो आमने सामने से हम किस भाषा का प्रयोग करते हैं? मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। और भी हम कई अन्य देख सकते हैं। अब लिखित भाषा को देख सकते हैं। लिखित भाषा क्या है? जब विचारों को लिखकर प्रकट किया जाता है। तो लिखकर जब प्रकट करते हैं तो वो भाषा क्या कहलाती है? हमारी लिखित भाषा कहलाती है। इसको हम देखें, जैसे पत्रिकाएं। पत्रिकाएं ये हमारे क्या है? ये हमारे लिखित भाषा के प्रकार हैं। जैसे मान के चलिए आज के दौर में हम क्या करते हैं, जब हम किसी व्यक्ति को जब बात करना चाहते हैं तो हम मोबाइल से फोन लगा के बात कर सकते हैं। लेकिन अगर सोच के देखिए, कुछ समय पहले जब हमारे पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी तो हम क्या मोबाइल से फोन लगा सकते थे? तो हमारा क्या था? पत्र व्यवहार हुआ करता था। तो जिससे हम क्या करते थे? अपने विचारों को प्रकट करने के लिए चिट्ठी वगैरह लिख के हम भेजा करते थे। तो वो वाली भाषा हमारी क्या कहलाएगी? लिखित भाषा कहलाएगी। अन्य तीसरा प्रकार है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में क्या होता है? अब हम इस भाषा में संकेतों द्वारा प्रकट करते हैं अपने विचारों को। संकेतों द्वारा, ऐसी भाषा जिसमें अपने विचारों को संकेतों द्वारा प्रकट किया जाता है सांकेतिक भाषा कहलाती है। मान के चलिए क्रिकेट मैच में जब एम्पायर किसी खिलाड़ी को आउट होने के बाद अपनी उंगली को ऊपर कर देता है, तो उसने न तो किसी को हमको मौखिक भाषा बोला न कुछ लिखित में दिया, लेकिन एक ही संकेत से हमको पता क्या चल गया कि खिलाड़ी क्या हुआ? आउट हुआ। या जब हम उसका देखते हैं, जब 4 रन लग जाते हैं तो वो हाथ हिला के ऐसे हमको दिखा देता है, तो वो क्या एक संकेत है। एक अन्य उदाहरण से भी समझ सकते हैं इसको। जैसे हम कभी कभार देखते हैं सड़क पर, जब कोई सड़क कर्मचारी जैसे पुलिस यातायात कर्मचारी है तो वो वाहनों को रोकने के लिए या ऐसे कर देगा या जाने के लिए फिर ऐसे इशारा कर देता है, तो हम वो क्या समझते हैं? वो भी एक संकेतों की भाषा है। अब प्रश्न ये बनता है कि इन तीनों भाषाओं में, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषाओं में कौन सी भाषा कठिन होती है और कौन सी भाषा सरल होती है? तो मौखिक भाषा में क्या हमको ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता, एक व्यक्ति बोलता है और सामने वाला व्यक्ति सुनता है। तो सबसे सरल भाषा होती है हमारी मौखिक भाषा। तो इसको मैं बोल देता हूं सबसे सरल भाषा। सबसे सरल, ठीक है। वही लिखित भाषा क्या होती है? लिखित भाषा सरल भी होती है और कठिन भी होती है। सरल किसके लिए होती है? मान के चलिए मैं हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा है जिसको मैं अच्छे से समझता हूं, तो वो मेरे लिए कैसी भाषा हुई? वो मेरे लिए सरल भाषा हो जाएगी। वहीं अब मुझे बोल दिया जाए उर्दू, तो अगर उर्दू का मुझे ज्ञान नहीं है, उर्दू भाषा का ज्ञान नहीं है, तो अब वह मेरे लिए भाषा कैसी हो जाएगी? कठिन भाषा हो जाएगी। तो लिखित भाषा हमेशा कैसी होती है? सरल एवं कठिन। सरल एवं कठिन कौन सी भाषा हो जाती है? हमारी लिखित भाषा हो जाती है। वहीं सांकेतिक भाषा कैसी होती है? सांकेतिक भाषा हमारी सबसे कठिन भाषा होती है। सबसे कठिन। इसका एक कारण है सबसे कठिन होने का, क्योंकि संकेतों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। जैसे मान के चलिए, एक उदाहरण से समझाता हूं मैं आपको। जैसे जब हम किसी समारोह में जाते हैं तो हमको अगर वहां का कोई समारोह अच्छा लगता है तो वहां पर हम ताली बजा के उसका अभिवादन स्वीकार करते हैं। अब दूसरी तरीके से कभी कभार क्या होता है, जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं, अचानक हमारे सामने कोई सर्प आ जाए तो न चाहते हुए भी हमारे हाथों से ताली बज जाती है। तो पहले ताली बजाना हुआ एक अलग संकेत,
जब हम किसी का हमको प्रोग्राम अच्छा लग रहा था तब हमने ताली बजाया। अब दूसरा, हमने न चाहते हुए भी हमारे हाथों से क्या हुआ, ताली बज गई। एक अन्य तरीके से और भी समझ सकते हैं, जैसे मान के चलिए हमारी मित्र मंडली है, क्रिकेट मैच खेलना है हमको और घर वाले हमको प्रेशर कर रहे हैं कि नहीं खेलोगे आप, तो क्या होता है, हम घर पे जाते हैं, उससे पहले ही बोल दिया कि मैं तेरे घर पे आऊंगा और 2 बार ताली बजा दूंगा, तो इसका मतलब ये है तुझे बाहर आ जाना है। तो न तो मैंने वहां पे मौखिक भाषा का प्रयोग किया, न लिखित भाषा का प्रयोग किया। 2 बार ताली बजाने से वह व्यक्ति क्या समझ गया कि मुझको बाहर जाना है। तो 1 बार ताली मैंने समारोह में बजाई, उसका एक अर्थ अलग था। दूसरी बार न चाहते हुए जब सर्व सामने आ गया तब उसका एक अर्थ अलग निकला। और तीसरी बार मैंने किसी व्यक्ति को बाहर बुलाने के लिए उस ताली का प्रयोग किया, तो अब उस ताली का एक अलग अर्थ निकला। तो तात्पर्य क्या निकलता है कि संकेतों का एक निश्चित अर्थ नहीं होता, इसलिए क्या होती है, सबसे कठिन भाषा होती है। तो हम इसको लिख लेते हैं एक बार। संकेतों का, नोट डाल दे रहा हूं मैं यहां पे, संकेतों का एक निश्चित अर्थ नहीं होता। संकेतों का एक निश्चित अर्थ नहीं होता, इसलिए क्या, ये सबसे कठिन भाषा मानी जाती है। अब देखते हैं भाषा की विशेषताएं क्या होती हैं। तो हेडिंग बनाते हैं भाषा की विशेषताएं। भाषा की विशेषताएं। भाषा की विशेषताएं सबसे पहले देखते हैं हम, भाषा अर्जित संपत्ति है। अर्जित संपत्ति है, जन्मजात नहीं। जन्मजात नहीं अर्थात क्या, जब भाषा होती है ना, हम इसको ग्रहण करते हैं, समाज में रह के ग्रहण करते हैं, अर्जित करते हैं, जन्म के साथ हमको नहीं मिलती है। दूसरा पॉइंट, भाषा सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया है अर्थात भाषा को हम समाज में ही रह के सीख सकते हैं, समाज से बाहर रह के नहीं सीख सकते। तीसरा हम देख सकते हैं, भाषा परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील है, भाषा क्या है हमारी, परिवर्तनशील। मान के चलिए आज हमारी हिंदी चल रही है, एग्जाम्पल पे जैसे हम समझ सकते हैं, जैसे आज हमारी वर्तमान में क्या है, हिंदी चल रही है वर्तमान में। तो आज से पहले भी क्या हिंदी चलती रही होगी, या इसके बाद भी हिंदी चलती रहेगी, कोई निश्चित है, हम नहीं कह सकते। क्योंकि हिंदी का अगर उद्गम देखते हैं तो संस्कृत भाषा, संस्कृत सबसे पहले हमारी क्या मूल भाषा संस्कृत थी। संस्कृत का भी हम देखते हैं, हम कैसे 2 भागों में हमने इसको बांटा। एक हमने देखा वैदिक संस्कृत हुआ और एक हमारा लौकिक संस्कृत हुआ। लौकिक, वैदिक हमारी लौकिक की अपेक्षा कठिन थी, तो लोगों ने लौकिक को स्वीकारना सही समझा। तो लौकिक के बाद आई हमारी पाली, पाली के बाद आई हमारी आई प्राकृत, प्राकृत के बाद आई हमारी अपभ्रंश, अपभ्रंश, और अपभ्रंश का ही एक पार्ट था सौरसेनी। सौरसेनी, सौरसेनी से हमारी किस भाषा का जन्म हुआ है, हमारा हिंदी भाषा का जन्म। तो हमारी सबसे पहले क्या थी, संस्कृत, और संस्कृत से आज हम क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी। तो इससे क्या तात्पर्य निकाला जा सकता है, भाषा परिवर्तनशील है। अर्थात जब संस्कृत से हम हिंदी तक जा सकते हैं, तो हिंदी अभी कोई निश्चित नहीं है कि आगे आने वाले समय में हिंदी रहेगी। अगला पॉइंट है, भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता। अंतिम स्वरूप नहीं होता। ये वाले 2 बिंदु 3 और 4 लगभग हमको एक ही जैसे लगते हैं। जब भाषा परिवर्तनशील होगी अर्थात तो उसका अंतिम स्वरूप हो ही नहीं सकता, वो बदलता ही रहता है, ठीक है।
और ये वाले दो बिंदु एक और दो एक जैसे समझने हैं हमको कि भाषा सामाजिक है। अब समाज में ही रह के किसी भाषा को क्या करते हैं हम अर्जित करते हैं, तो क्या बन जाएगी हमारी ये अर्जित संपत्ति बन जाएगी। एक और हम विशेषता पढ़ सकते हैं, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जा सकती है, सीखी जा सकती है। भाषा को हम क्या, भाषा को जब हमको सीखना होता है तो हम किसी भाषा का बार बार अनुकरण करते हैं, बार बार रियाज करते हैं, तो हम उस भाषा को सीख जाते हैं। तो भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जा सकती है। अब अगला स्टेप देखेंगे भाषा कौशल। भाषा कौशल कैसे क्या होता है, भाषा कौशल। भाषा कौशल में सबसे हम क्या देखते हैं, एक फॉर्मूला याद रखना होता है, LSRW, अर्थात सुनना, स्पीक बोलना, रीड पढ़ना और राइट लिखना। तो सबसे पहले हम क्या होता है, लिसनिंग सुनना, स्पीक बोलना, अब रीड क्या होता है, पढ़ना, और राइटिंग लिखना। LSRW ये भाषा कौशल का क्रम होता है हमारा हमेशा। ये क्या है हमारा इसका क्रम, भाषा कौशल क्रम होता है। सबसे पहले किसी भाषा को हम सुना जाता है, फिर उसके बाद हम बोलते हैं, फिर पढ़ना होता है, फिर लिखना होता है। अधिकतर मनोवैज्ञानिक इसी वाले क्रम को अपनाते हैं, लेकिन एक मैडम रही है, मैडम मारिया मांटेसरी, उनके हिसाब से क्या होता है, पहले सुनना, फिर बोलना, फिर उसके बाद लिखना आता है, उसके बाद पढ़ना। मतलब इस क्रम को वो चेंज कर देती है, ऐसे करके कर देती है वो। तो हम लिख सकते हैं इसको, नोट मारिया मांटेसरी के अनुसार। मारिया मांटेसरी के अनुसार क्या होता है, सबसे पहले LSW और फिर R, मतलब लिसनिंग सुनना, स्पीक बोलना, और राइटिंग लिखना, और रीड पढ़ना। अब हम देखेंगे भाषा का विकास क्रम कैसे हुआ। सबसे पहले हमने देखा संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा भी हमने दो भागों में विभक्त किया उसको, एक हमने देखा वैदिक, एक भाग देखा हमने लौकिक। क्योंकि वैदिक हमारा बहुत कठिन हुआ करता था, संस्कृत ही एक रूप हुआ करता था, और लौकिक उसके अपेक्षा थोड़ा क्षेत्र बढ़ता गया, तो फिर वो लौकिक लोगों की ओर आकर्षण का केंद्र बन गया। तो लोग लौकिक की ओर अपेक्षाकृत वैदिक से लौकिक की ओर आकर्षित हो गए। वहीं फिर लौकिक में धीरे धीरे क्षेत्र प्रसार बढ़ता गया, तो फिर वह लौकिक भाषा आगे चल के क्या हुई, पाली भाषा में परिवर्तित हुई। कुछ समय बाद क्या हुआ, पाली में भी क्षेत्रीय प्रसार बढ़ता गया, और उसमें फिर प्राकृत भाषा का जन्म ले लिया। प्राकृत भाषा से हमने देखा अपभ्रंश, तब उसके बाद अपभ्रंश का ही एक भाग था शौरसेनी, तब हमारा हिंदी भाषा का जन्म हुआ। तो देखते हैं एक बारी भाषा का विकास क्रम। भाषा का विकास क्रम, भाषा का विकास क्रम। अब हम इसमें देखते हैं हमारी मूल भाषा क्या थी, संस्कृत। तो हम देख लेते हैं संस्कृत। अब जिसका हम समय देख सकते हैं, लगभग 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 500 ईस्वी पूर्व तक। अब हम एक शब्द को समझते हैं ईस्वी पूर्व, मतलब जब हमारे ईसा का जन्म हुआ, ईसा मसीह का जन्म हुआ, उससे लगभग कितने वर्ष पहले, 1500 वर्ष पूर्व की बात है, तब हमारी संस्कृत भाषा का जन्म हुआ, ऐसे मान के चलते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं संस्कृत भाषा भी हमारी कितने भागों में विभक्त हुई, टूटी। ये हमारी दो भागों में टूटी। एक हमारा वैदिक बोला, वैदिक संस्कृत, और दूसरा भाग था इसका लौकिक संस्कृत।
लौकिक संस्कृत। अगर मैं पूरा संस्कृत का काल बताता हूं तो आपको 1500 से लेके 500 ईसी पूर्व तक बताता हूं। अब इसी चीज को अगर मैं अब 500 वर्ष का हम गैप करते चले जाते हैं, तो 1500 से लेके अब मैं देखता हूं इसका अगर काल देखा जाए तो 1500 से लेके कितना 1000 ईसा पूर्व, 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व का काल कौन सा माना जाता है? हमारा वैदिक संस्कृत वाला काल बोला जाता है। अब इसका लौकिक वाला क्या हो जाएगा? 1000 से लेके 500 ईसा पूर्व, ये हमारा कौन सा काल कहलाएगा? हमारा लौकिक संस्कृत वाला काल कहलाएगा। अब जितने भी हमारे महाभारत और रामायण हुआ है ना, महाभारत और रामायण, वो किस भाषा में लिखे गए हैं? वो हमारे लौकिक संस्कृत में लिखे गए। वही वेद, उपनिषद, ये हमारे किस भाषा में लिखे गए हैं? ये हमारे वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। लेकिन धीरे धीरे और क्या होता है, लौकिक संस्कृत से भी और हमारा क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ता चला जाता है। अब लौकिक संस्कृत से जन्म होता है अगली भाषा का, जिसे हमने नाम दिया था पाली भाषा। पाली भाषा। अब इसका अगर कोई काल पूछ ले, समय काल पूछ ले, तो मुझे 500 ही घटाना है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका काल हो जाएगा 500 ईस्वी पूर्व से लेके कितना, 500 कम कर देंगे तो 1 ईस्वी तक। अब देखो पूर्व नहीं आएगा, हम कहां तक पहुंचे? हम 1 ईस्वी तक पहुंच गए। तो जब हमारी पाली भाषा हमारी प्रचलन में आ गई थी, तो तब तक हमारा एक धर्म निकल के आ चुका था, जिसको हमने बोला था बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म आ गया था तब तक? बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म के जो महान ग्रंथ हैं, जिनको बोला जाता है त्रिपिटक, वो किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में लिखे गए। तो मैं यहां पे लिख देता हूं त्रिपिटक। जो त्रिपिटक है ना, बौद्ध धर्म के महान ग्रंथ हैं, वो हमारी पाली भाषा में ही लिखे गए। अब पाली भाषा में भी क्षेत्रीय प्रसार बढ़ा, तो पाली भाषा से जन्म हुआ प्राकृत भाषा का। प्राकृत भाषा। अब इसका समय काल देखा जाएगा, तो अब 1 ईस्वी से कितना हो जाएगा? 500 ईस्वी। ये हमारा प्राकृत भाषा का काल आ गया। जब हमारी प्राकृत भाषा आई थी, तब तक धर्म आ गया था हमारा जैन धर्म। तो हम समझ लेते हैं यहां पे जैन धर्म। अब जैन धर्म के जो महान ग्रंथ हैं, जिनको बोला जाता है आगम। आगम। अब आगम हमारे किस भाषा में लिखे गए? वो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। अब प्राकृत भाषा में धीरे धीरे क्षेत्रीय प्रसार और बढ़ा, तो प्राकृत भाषा से जन्म हुआ था हमारा अपभ्रंश का। इसे हम समझते हैं आगे चल के अपभ्रंश का। अब अपभ्रंश का काल देखा जाएगा तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, ठीक है। इसका हो जाएगा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, क्योंकि अपभ्रंश का ये एक भाग था सौर सैनी, इसी का भाग था सौर सैनी। और हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? हिंदी की उत्पत्ति हुई है सौर सैनी से। तो हमने सबसे पहले देखा मूल भाषा हमारी क्या थी? संस्कृत, जिसका हमने काल देखा 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 500 ईस्वी पूर्व तक। अब यह भाषा बहुत ज्यादा कठिन थी, तो लोगों के प्रचलन में नहीं रही, तो यह 2 भागों में विभक्त हुई। वैदिक संस्कृत, जितने भी वेद और उपनिषद जिस भाषा में लिखे गए, वो हमारी कौन सी भाषा कहलाई? वैदिक। अब इसका काल देखा जाता है तो 500 ईस्वी पूर्व से लेके, अब मुझको कितना माइनस करना है? 500 का मुझको कम करता चले जाना है, तो हमारा निकलता चला जाएगा। 500 मैंने कम कर दिया तो कितना रह जाएगा? 1000 ईसा पूर्व। अब इसके बाद क्या हुआ? वैदिक संस्कृत के बाद एक भाषा निकल के आई, वो थी हमारी लौकिक संस्कृत, जिसका काल देखा जाए तो 1000 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक। महाभारत और रामायण इसी हमारी लौकिक भाषा में लिखे गए थे। अब जब लौकिक संस्कृत में क्या हुआ, धीरे धीरे क्षेत्रीय प्रसार बढ़ा, तो वह भाषा किसमें बदली हुई? पाली भाषा में, जिसका हम काल देखते हैं तो 500 ईस्वी पूर्व से लेके 1 ईस्वी तक, मतलब जब ईसा का जन्म हुआ तब तक मान के चलते।
जब पाली भाषा प्रचलन में आई तब तक बौद्ध धर्म आ चुका था। तो जितने भी बौद्ध धर्म के जो महान ग्रंथ हैं, त्रिपिटक बोला जाता है, उनको हमने किस भाषा में देखा? पाली भाषा में लिखा हुआ देखा। जब पाली भाषा में और क्षेत्रीय प्रसार बढ़ा और धीरे धीरे हमने अपनी क्षेत्रीय प्रसार बढ़ाते चले गए, तो वो भाषा क्या कहलाई? फिर प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा का काल देखते हैं हम तो 1 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक देखते हैं। अब प्राकृत भाषा जब आई तब हमारा जैन धर्म आ चुका था। तो जितने भी हमारे उसके जैन धर्म के आगम है ना, जो महान ग्रंथ है, वो हमारी प्राकृत भाषा में ही लिखे गए हैं। प्राकृत भाषा से धीरे धीरे विकास हुआ अपभ्रंश का। अपभ्रंश का ही भाग था सौरसेनी, अपभ्रंश बोल सकते हैं इसको। और हिंदी का जन्म किससे हुआ? सौरसेनी से। तो अब अगर कोई प्रश्न पूछ ले तो हिंदी का काल कितना माना जा सकता है? तो हिंदी का माना जाता है 1000 ईस्वी। तो अब हिंदी हमारी कब से आई? तो हिंदी हमारी 1000 ईस्वी से आई थी। यही अगर हिंदी का मानक काल पूछ लिया जाए, हिंदी का मानक काल, यहां पर मैं लिख देता हूं, हिंदी का मानक काल, तो हम इसको पढ़ते हैं 1100 ईस्वी। क्योंकि जब हमने देखा कोई भी भाषा होती है परिवर्तित होती है, तो मान के चलिए जैसे ये प्राकृत भाषा 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक, तो ये धीरे धीरे आगे समय में धीरे धीरे विकसित होती है। ये नहीं है कि ये केवल 1 ईस्वी से ही प्रारंभ हो गई, इसका प्रसार थोड़ा इसमें भी रहा होगा, 500 ईस्वी पूर्व में भी रहा होगा। तो ऐसे इसका अगर मानक समय पूछा जाता है हिंदी का, तो वो 1100 ईसा पूर्व। और अगर साधारण प्रश्न पूछा जाता है तो हिंदी का अगर हमारा काल देखते हैं तो 1000 ईस्वी पूर्व देख लेते हैं।